दोस्तों नमस्कार। मैं रूप कुमार, कानून का विद्यार्थी, आपको कानून के व्यवहारिक पहलुओं से अवगत कराने के लिए इस कार्यक्रम को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, लॉ की डिग्री लेने के बाद हर विद्यार्थी की इच्छा होती है कि वो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी करे या फिर वे अपने स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराने के बाद वकालत के पेशे में प्रैक्टिस करने लगते हैं। प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम किताब में जो कुछ पढ़ते हैं वो सिद्धांत रूप में होता है और उसका अभ्यास हम व्यवहारिक रूप में करते हैं। इसलिए मैं अपने सभी दोस्तों को जो कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें सलाह दूंगा कि वे निश्चित रूप से अपनी डिग्री लेने के बाद अगर वे जुडिशियल अफसर बनना चाहते हैं या फिर कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अभ्यास जरूर करें। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको किताब से अलग व्यवहार में देखने को मिलेगी। उसका जो सिद्धांत है, उसकी जो व्याख्या है, उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है, ये जरूरी है जानना। तभी हम कानून के सत्य और तथ्य से पूरी तरह अवगत होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे मेजर एक्ट के विषय में कि ये मेजर एक्ट क्या है। मेरे हाथ में ये किताब है। इस पुस्तक का नाम है क्रिमिनल मेजर एक्ट्स। हिंदी में इसे बृहत अपराध अधिनियम कहा गया है। इस किताब के अंदर जो महत्वपूर्ण कानून है उसमें सबसे पहला है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी एक प्रोसीड्यूरल लॉ है, एक प्रक्रिया बतलाती है कि कानून का एप्लीकेशन कैसे लागू होगा। ये 1973 में बना है। दूसरा है द इंडियन पीनल कोड 1860, इसे हम शॉर्ट में आईपीसी भी कहते हैं। हिंदी में इसे भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता है। ये 1860 में ये बना है। तीसरा है जो महत्वपूर्ण है वो द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। कानून, भारतीय कानून व्यवस्था साक्ष्य आधारित है। यहाँ सबूत का बड़ा ही महत्व है और कोई भी सबूत कैसे एप्लीकेबल होगा, उस सबूत को कैसे लागू किया जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में इसकी चर्चा है। इसे शॉर्ट में एविडेंस एक्ट भी कहा जाता है। क्रिमिनल ट्रायल हो या सिविल, एविडेंस एक महत्वपूर्ण स्टेज होता है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस किताब में दो और नए कानून हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 एंड रूल्स 2012। साथियों, आप सबों को याद होगा कि देश में निर्भया कांड के बाद जो नाबालिग बच्चियां हैं, जो नाबालिग हैं, उनके साथ यौन शोषण तथा इससे संबंधित होने वाले अपराध को रोकने के लिए इस कानून का गठन किया गया है। इसे शॉर्ट में हम लोग पॉक्सो भी कहकर पुकारते हैं, पॉक्सो एक्ट भी कहकर पुकारते हैं। हर जिले में पॉक्सो से संबंधित अपराध के विचारण के लिए, ट्रायल के लिए अलग से एक कोर्ट होता है। इसे स्पेशल पॉक्सो जज के नाम से पुकारा जाता है और वहाँ पर पॉक्सो एक्ट। इसमें ऐसे केस होते हैं जहाँ पीड़िता की आयु 18 साल से कम होती है। ऐसे केसों का ट्रायल इस अधिनियम के तहत विशेष पॉक्सो न्यायालय में होता है। हम आगे बढ़ें। सबसे पहले जो सत्र न्यायालय है, जिसे सेशन कोर्ट कहा जाता है, जहाँ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं। सेशन कोर्ट में जो रनिंग सेक्शंस हैं, रनिंग सेक्शंस का अर्थ है जो सेक्शन आमतौर पे प्रचलन में जिसका उपयोग होता है, इससे जुड़े अपराध जो समाज में होते हैं, खास करके बिहार से जुड़ी अदालतों में
आईपीसी की लगभग 30 से 35 ऐसी धाराएं हैं जिसका उपयोग दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में हम न्यायालय में देखते हैं, और पुलिस भी इन्हीं धाराओं के तहत मुकदमा या प्राथमिकी दर्ज करती है। इन 35 सेक्शंस को जानने के बाद हम एक अच्छा वकालत कर सकते हैं, एक अच्छे वकील बन सकते हैं। हालांकि आईपीसी की कुल धाराएं 511 हैं, सभी धाराएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 30 से 35 ऐसी धाराएं जिसका उपयोग दिन प्रतिदिन हम न्यायालय में देखते हैं, जिससे संबंधित अपराध के केसेस दर्ज होते हैं। इसमें सबसे पहला हम आज जानेंगे दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 154 के विषय में। 154 दंड प्रक्रिया संहिता की एक ऐसी धारा है जो पुलिस को ये अधिकार देती है कि वो प्राथमिकी दर्ज करे। इसी धारा के तहत पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने की शक्ति प्राप्त है, एवं पुलिस अधिकारी इसी धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हैं। लेकिन यह सवाल उठता है कि किस मामले की प्राथमिकी होगी। तो इस धारा में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित है कि सिर्फ संज्ञेय अपराध का तात्पर्य है वैसे अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के भी किसी अभियुक्त या आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे मामलों की ही प्राथमिकी थानों में दर्ज होगी। थानों में ऐसे मामलों को दर्ज करने का भार या अधिकार या जिम्मेवारी बिहार के थानों में थानेदार या थाना प्रभारी की होती है, जबकि जहां पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है वहां उसे एसएचओ कहकर, स्टेशन हेड ऑफिसर कहकर बुलाया जाता है। हालांकि सीआरपीसी में थानेदार, थाना प्रभारी या एसएचओ के बदले भारसक अधिकारी का जिक्र है, लेकिन भारसक अधिकारी का तात्पर्य या अर्थ थाना प्रभारी या थानेदार ही होता है। सबसे पहले हम सीआरपीसी की धारा 154 की चर्चा आप सबों के बीच करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण धारा है। ये धारा अध्याय 12 चैप्टर 12 सीआरपीसी के चैप्टर 12 में इस धारा का उल्लेख है। इंफॉर्मेशन ऑफ द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज और इससे जुड़े अन्य धाराओं में पुलिस के अनुसंधान की चर्चा है। हम आज 2 भाषाओं में इस धारा की चर्चा करेंगे, चूँकि हमारे कई साथी, कई दोस्त अंग्रेजी में भी महारत या पारंगत हैं तथा कुछ साथी हिंदी में भी। कानून की भाषा को समझने के लिए हिंदी या अंग्रेजी मायने नहीं रखता है, लेकिन लॉ की भाषा अंग्रेजी है, लेकिन हिंदी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे अधिकतर क्लाइंट या मुवक्किल या पीड़ित हिंदी भाषी हैं। वे हिंदी को अच्छी तरह समझते हैं, और एक वकील के रूप में, एक न्यायाधीश के रूप में हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम क्लाइंट को समझाएं ताकि वो संतुष्ट हो चुके। चूँकि मुकदमे में 2 पक्षकार होते हैं, एक वह पक्षकार जो मुकदमा लाता है और एक वह पक्षकार जिस पर मुकदमा लाया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता या आपराधिक कानून में मुकदमा लाने वाले को सूचक कहा जाता है, और ऐसे सूचक धारा 154 के तहत दर्ज होने वाली प्राथमिकी के सूचक होते हैं। लेकिन जब हम परिवाद में आते हैं, कॉम्प्लेन केस में आते हैं, जिसकी चर्चा सीआरपीसी की धारा 200 के तहत की गई है, वहाँ यही सूचक परिवादी के रूप में जाने जाते हैं। और अभियुक्त की चर्चा दोनों जगह पर है। प्राथमिकी के फॉर्मेट को देखने के बाद आप पाएंगे कि वहाँ अभियुक्त का कॉलम है, और कॉम्प्लेंट केस में भी अभियुक्त का होना जरूरी है। तो सबसे पहले 154 क्या कहता है, इसकी चर्चा हम आज आप सबों के बीच कर रहे हैं। पहले हम अंग्रेजी में इसकी व्याख्या, इसकी परिभाषा देंगे, फिर हम हिंदी में भी आपको बताएंगे। धारा 154 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस। फर्स्ट, every information relating to the commission of a cognizable offense। परिभाषा की पहली पंक्ति से यह स्पष्ट है कि अपराध
कैसा हो, तो कॉग्निजेबल हो यानी कि संज्ञेय हो। आगे है इफ गिवन ऑरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf। साथ ही इस धारा के नीचे और भी कुछ लिखा है जिसे मैं बताना आवश्यक समझता हूँ। प्रोवाइडेड दैट if the information is given by the woman against whom an offence under section 326A, section 326B, section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, section 376E, or section 509 of the Indian Penal Code bracket 45 of 1860 is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by a woman police officer or any woman officer। अब हम इसकी हिंदी व्याख्या करना उचित समझते हैं। इसके आगे भी इसकी चर्चा है, उसे हम हिंदी व्याख्या के बाद सीआरपीसी की धारा 154 को पूर्ण करेंगे। अध्याय 12, पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ। पुलिस को इत्तला का मतलब सूचना देने से है और अन्वेषण का मतलब यहाँ पर अनुसंधान से है। 154 संज्ञेय मामलों में इत्तला यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय मामलों में सूचना। क्लॉज 1 संज्ञेय अपराध के लिए किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला या सूचना यदि पुलिस थाने के भारसक अधिकारी को मौखिक दी गई है। यहाँ पर भारसक अधिकारी का अर्थ थाना प्रभारी, थानेदार या पुलिस थाना के इंचार्ज से समझा जाता है, तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी। व्यवधान के लिए खेद है। मैं चर्चा कर रहा था 154 पर कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला या सूचना यदि पुलिस थाने के भारसक अधिकारी यानी कि थाना प्रभारी या थानेदार को मौखिक दी गई है, यानी कि सूचना ऑरली है, मौखिक है, तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। इत्तला देने वाले का मतलब यहाँ पर सूचना देने वाले सूचक से है कि अगर उन्होंने ये सूचना मौखिक दी है तो उनकी सूचना को उनके द्वारा बताए गए बातों को लेखबद्ध कर लिया जाएगा, यानी कि लिख लिया जाएगा, उनके बयान को दर्ज कर लिया जाएगा। और प्रत्येक ऐसी इत्तला पर और प्रत्येक ऐसी सूचना पर, चाहे वो लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप से लेखबद्ध की गई हो, या तो वो राइटिंग में हो या ऑरली, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में फर्द बयान कहते हैं, कि उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है पुलिस अफसर के द्वारा, या उन्होंने लिखित में कोई आवेदन दिया है खुद लिखकर या किसी से लिखवा कर, या उनके बयान को किसी पुलिस अफसर ने खुद लिखा है, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। उस बयान पर जब बयान समाप्त होगा तो उसके नीचे सूचना देने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर होगा, यानी कि सिग्नेचर होगा, जो उसे दे। और सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे